नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी के अंदर। मैं आप सबका हिस्ट्री टीचर हिमांशु योगी स्वागत करता हूं आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम लोगों ने लास्ट वाली जो वीडियो थी, लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर कंप्लीट किया था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को हम खत्म करने के बाद में आज पढ़ने वाले हैं भारत के अंदर मुगल साम्राज्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि काफी लंबे समय तक इन लोगों ने राज किया था भारत के ऊपर। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए मुगल साम्राज्य। पंद्रह सौ छब्बीस से लेकर 1707 तक ये मेनली चलता है, क्योंकि औरंगजेब ने लास्ट 1707 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आता है पोस्ट मुगल पीरियड, उत्तर मुगल भारत, जिसके अंदर जो बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियार वगैरह राज करते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य वाला भारत का इतिहास 1707 तक, औरंगजेब तक। तो सबसे पहले हम जो पहला शासक भारत के अंदर पढ़ते हैं जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, वो था बाबर। तो बाबर के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। बाबर का जन्म कहाँ हुआ? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाबर का जन्म हुआ था फरगना के अंदर 1483 ईस्वी के अंदर। और बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, और ये तैमूर लंग के वंशज थे। और इनकी माता का नाम था कतलग बेगम नाम था इनकी माता का। और इनका पालन पोषण दौलत निसार खान नाम की एक महिला थी, उन्होंने किया था। और इनके बारे में ये माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ उसके बाद में 1494 के अंदर इनके पिता की डेथ हो जाती है, उमर शेख मिर्जा की डेथ हो जाती है, क्योंकि मंगोल उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको हरा देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो जन्म होता है 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे के दिन, 1483 ईस्वी। ठीक है। पिता का नाम उमर शेख, ये शोक लिखा गया है, ये शेख है ना, उमर शेख मिर्जा, तैमूर के वंशज। ठीक है। माता का नाम मिलता है कतलग बेगम। कतलग बेगम। और ये कहाँ के थे, कहाँ हुआ था इनका जन्म स्थान, कहाँ था? फरगना। ठीक है। और इनका पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण दौलत बेगम। हाँ, तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी के अंदर फरगना के अंदर। फरगना एक जगह है जो कि मिडल एशिया के ऊपर के साइड में पड़ती है। फरगना के अंदर पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, और ये तैमूर के वंशज थे। माता का नाम था कतलग बेगम, और कतलग निजार खान बेगम इनका पूरा नाम था, कतलग निजार खान बेगम। पालन पोषण किया था दौलत बेगम ने इनका। अब होता क्या है कि 1494 में मंगोलों द्वारा इनके पिता की हत्या की जाती है। 1494 ईस्वी के अंदर मंगोलों के आक्रमण से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु किसकी हो जाती है? उमर शेख मिर्जा की। 1494 में मंगोलों के आक्रमण से इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ इनके किसके लिए हुआ? उमर शेख मिर्जा के लिए। 1494 के अंदर राजा कौन बन जाता है? 1494 के अंदर राजा बन जाते हैं बाबर। माना जाता है 12 साल की अवस्था में यह शासक बना। शासक कहाँ का बना? फरगना का बना। अब उसके बाद में बात करें 1493, तो
1494 के अंदर ही ना इनके पास में एक जगह पड़ती थी जो कि ना मिडिल एशिया के अंदर पड़ती है। मिडिल एशिया के अंदर काबुल यहाँ पड़ता है ना, तो यहाँ एक जगह पड़ती है काबुल से पहले, और यहाँ है फरगना। तो ये जगह का नाम है, ये जगह काफी फेमस है। और फरगना का शासक जो कि बाबर है वो इस जगह पर अपना राज करना चाहता है, तो इस जगह पर बार बार अपने अटैक्स करता है। और इस अटैक का, इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है समरकंद। समरकंद, तो ये समरकंद नाम की जगह थी। यहाँ सबसे पहले 1494 ईस्वी के अंदर क्या करता है, बाबर हमला करता है, हमला करता है। 1494 के नीचे डैश है ना, ये बाकी 1494 करता हमला करता है, वह असफल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में 1497 में वापस बाबर हमला करता है। 1497 में पुनः हमला करता है, और इस बार वह वहां 100 दिन तक शासन करता है। चौदह सौ सत्तानवे में बाबर क्या करता है, समरकंद पर पुनः हमला करता है। और समरकंद पे जब वो 1497 में पुनः हमला करता है ना, तब उस टाइम पे क्या करता है, वो उसको जीत जाता है, पर वहां पर ज्यादा से ज्यादा 100 दिन ही अपना शासन करवा जाता है। 100 दिन शासन चला पाता है, जिस कारण है ना बाबर ने ना अपनी एक बाबर जो की एक आत्मकथा लिखी थी, उसके अंदर एक लाइन लिखी थी कि मैंने कभी भी है ना 2 रमजान एक जगह नहीं बनाए। मतलब कि ना एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मैंने अपने बर्थडे कभी भी एक जगह पे नहीं बनाया, ऐसा कह सकते हैं कि आज मैं कहीं और हूं, कल मैं कहीं और हूं, तो मतलब ये भटकता रहा, कभी एक जगह पे टिक ही नहीं पाया। उसके बाद में हाँ 1501 में बाबर पुनः समरकंद पर हमला करता है, और इस बार 8 महीने वहां शासन करता है। हाँ, तो मैंने क्या लिखा, 1501 में बाबर पुनः समरकंद पर हमला करता है, और इस बार 8 महीने वहां पर शासन करता है। तो बाबर ने देखा यार बार बार में सारे शासन करते हैं, इतनी मुश्किल से तो युद्ध जीतते हैं, बार बार अपन को निकाल देते हैं, ऐसे तो काम कैसे चलेगा, ऐसे काम कैसे चलेगा। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने सोचा कि ये वाली जो जगह है ना समरकंद, यहाँ से थोड़ा सा हटके है ना कहीं पे अटैक किया जाए। तो वो कहाँ गया, वो 1504 के अंदर चला जाता है काबुल और गजनी। काबुल और गजनी जीत जाता है कब, 1504 ईस्वी के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाबर 1504 ईस्वी में काबुल व गजनी को जीत लेता है। बाबर 1504 ईस्वी में काबुल व गजनी को जीत लेता है ना। 1507 के अंदर बाबर बादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, अब 1507 गई। अब 1507 के बाद में 1507 हो गई। 1507 के बाद में वो वापस कहां पर हमला करता है, 1507 के बाद में वो वापस समरकंद पे हमला करता है। 1511 में वापस समरकंद पर हमला करता है। अब तुम एक चीज देखो, समरकंद वालों ने इसको इतनी बार निकाल दिया, इतनी बार जगह रखी नहीं रही है, मतलब समरकंद इसको रखना ही नहीं जाता, फिर भी बार बार समरकंद को लेने के लिए
प्रयास कर रहा है। मतलब इतने कितनी बार, 4 बार तो यहाँ पे अटैक कर दिया है। ये चौथा है, 1593, 1594, 1501 और 1511, 4 बार अटैक हो गया है। बार 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 मतलब एक टाइप से माना जाए तो समरकंद बाबर की पसंदीदा जगह थी जहां पर वो राज करना चाहता था, पर वो उसको कभी मिल ही नहीं पाया। अब क्या होता है, ये तो हो गया उनके साइड में जो जो हुआ था वो काबुल वगैरह उस टाइम उस साइड में जो जो उसने किया। अब होता क्या है कि धीरे धीरे बाबर को ये लगता है कि मध्य एशिया के अलावा भी उसे जो ये वाला इलाका है अपना भारत वाला, उस साइड आना चाहिए। क्यों क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ से भी लगातार यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो खराब हो रही थी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल चल रहा था और कुछ राज जैसे इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने ही बुलाया था, और पंजाब के एक राजा थे दौलत खान, उन्होंने खुद बाबर को इनवाइट किया था कि आप भारत के अंदर आओ और यहाँ पे अपना शासन स्थापित करो। तो ये भी दो बड़ी वजह थी जिससे भारत के अंदर आए। और भारत के अंदर आने से पहले इसने पाकिस्तान वाला जो पेशावर वगैरह था ना, वो जीत लिया था 1519 1514 ईस्वी के अंदर लगभग। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि ये भारत की ओर चलता है। कहां से? समरकंद में 1511 के अंदर हमला करता है, 1512 के अंदर वहां से भी आ जाता है वापस। फिर वहां से आगे कहां पे चलता है? भारत की ओर चलता है। तो एक बार ये पॉइंट रिवाइज कर लो। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, तैमूर के वंशज थे। माता का नाम था कतलक बेगम। पालन पोषण करने किसने किया? दौलत निसार बेगम ने किया था। और इनकी एक आत्मकथा थी, आत्मकथा भी लिख लो। इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी आत्मकथा का नाम था। बाबर फरगना का शासक था। बाबर के पिता यानी कि उमर शेख मिर्जा 1494 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1494 ईस्वी के अंदर ही 12 साल, मात्र 12 साल की उम्र के अंदर ही, एक बाल्यावस्था के अंदर ही 12 साल की उम्र में क्या किया था बाबर ने? किस पे हमला कर दिया था? समरकंद पे। 11 बार नहीं, वापस ये 11 बार नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 1494 में, तो मेरे कंफ्यूजन हो गया। 1494 में बाबर हमला करता है, वह असफल हो जाता है। कहाँ असफल हो जाता है? समरकंद पे हमला करता है 1494 में। और 1494 क्या वो राजा बनता है। जिस साल राजा बना उसी साल उसने हमला कर दिया। 1497 में 3 साल बाद पुनः हमला करता है समरकंद पर, और इस बार वह वहां 100 दिन तक शासन करता है। 1501 में पुनः समरकंद पर हमला करता है और इस बार 8 महीने वहां शासन करता है। बाबर 1504 ईस्वी में काबुल व गजनी को जीत लेता है और उसके बाद में वहां पर राज्य स्थापित करता है। और 1507 के अंदर वहां पर खुद को किसकी उपाधि धारण करता है? बादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, 1511 में वापस समरकंद पर हमला करता है। और 1511 में वापस समरकंद पर हमला करने के बाद में चलिए आगे की ओर हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर जब उसने आया था तो उससे पहले कहाँ कहाँ आक्रमण किए, कहाँ कहाँ क्या नहीं किया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर तुम इसको लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। मिटा देता हूँ, ये वाला पढ़ा है तो ये वाला मिटा देता हूँ। आज तो मैं पूरा हिंदी में पढ़ा रहा हूँ एकदम सही से। ओ माही 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 ओ माही। तो हाँ, कहाँ था? तो बाबर ने जब ये भारत की तरफ आ रहा था तो सबसे पहले एक जगह पड़ती है बाजौर और बहरा। 1513 ईस्वी में बाबर ने बाजौर, क्योंकि यहाँ पर जो शासन था वो कमजोर था, काबुल के अंदर शासन कमजोर था, गजनी के अंदर का जो शासन था वो कमजोर था, इस कारण बाबर वहां पर एक बार जाता और जीत जाता। 1513 ईस्वी में बाबर ने बाजौर व भेरा पर शासन स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद में 1519 के अंदर उसने पेशावर जीता, पेशावर पर शासन किया या जीता। 1520 के अंदर, 1520 ईस्वी के अंदर क्या किया बाबर ने? पेशावर व बाजौर की सीमा, पेशावर व भेरा पंजाब के
अब ये पंजाब पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, पहले ये पंजाब अपने अंदर था सीमाहा कोट, पंजाब के सीमाहा कोट तक ले आता है। वो जो राज कर रहा था पेशावर और बेरा के अंदर, तो वहां की जो सीमाएं है ना वो कहां तक ले आता है, पंजाब के सीमाहा कोट तक ले आता है। उसके बाद में आते आते उसने 1524 के अंदर लाहौर जीता। 1524 ईस्वी में लाहौर व पंजाब पर अपना शासन स्थापित किया। हाँ, 1513 ईस्वी में बाबर ने बाजर व भेरा पर अपना शासन स्थापित किया। बाजर व भेरा एक जगह है जो मिडिल एशिया में पड़ती है, और मिडिल एशिया आज के टाइम पे अपन देखें तो अफगानिस्तान वाला एरिया है, वो काबुल माना जाता था। 1519 ईस्वी के अंदर पेशावर पर शासन किया या फिर पेशावर को जीता। 1520 ईस्वी के अंदर पेशावर व भेरा की जो सीमा है वो पंजाब के सीमाहा कोट तक ले आता है। 1524 ईस्वी के अंदर लाहौर व पंजाब को जीत लेता है बाबर, वहां पर अपना शासन कर लेता है। और उसके बाद में फाइनली 1526 जहां पर बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा जाता है। मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर जो जिसमें मैंने आपको इब्राहिम लोदी पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बाबर भारत के अंदर डायरेक्ट नहीं आया था, उसने दिल्ली पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया था, उसको वहां पर बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी लालची बन रहा था, वो अपने भाई जिसको जौनपुर मिला था जोना खां, उसके भी शासन को हड़पना चाह रहा था, तो ये नियमों के खिलाफ था। इसलिए उसके जो चाचा थे आलम खान, किसके, इब्राहिम लोदी के चाचा, वो ये चाहते थे कि इसका जो हटना चाहिए ये राजगद्दी थे, इसलिए उन्होंने ना बाबर को बुलाया। और एक पंजाब के शासन थे दौलत खां, उन्होंने भी बाबर को बुलाया था भारत के अंदर। उसके बाद भारत 1526 के अंदर बैटल ऑफ पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। माना जाता है कि उस टाइम पे इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसकी संख्या थी 1 लाख, और बाबर के पास जो सेना थी उसकी संख्या थी 12,000। 12,000 सैनिकों ने ना उनके जो 1 लाख सैनिक थे उसको हरा दिया था। युद्ध सुबह शुरू हुआ था और दोपहर तक आते आते युद्ध खत्म हो गया था, बाबर की जीत हो जाती है। और बाबर जब यहाँ पर जीत जाता है उसके बाद में कलंदर की उपाधि धारण करता है। कलंदर की उपाधि क्यों धारण करता है, फिर उसे धारण नहीं करता, उसको उपाधि दी जाती है क्योंकि कलंदर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति दान पुण्य ज्यादा करता है। तो जब वह बैटल ऑफ पानीपत जीत जाता है, उसका दिल्ली पर राज हो जाता है, तो उसने क्या किया कि जो लाहौर काबुल ये वाली जो उनकी जनता थी ना, उनमें सब में चांदी के सिक्के बंटवाए थे। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम 1526 बैटल ऑफ पानीपत। 1526 किस किस के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, लिखना हो तो। उस टाइम पे कौन तोपची था, किसने तोप चलाई, तुगलकनुमा पद्धति से वो जीते, ये सारी बातें मैं आपको पिछली वीडियो इब्राहिम लोदी वाली में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरे को लगता नहीं कि वापस रिपीट करने में बात होगा कोई, तो क्या बाकी मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा। हेडिंग डालो, पानीपत का युद्ध या फिर बैटल ऑफ पानीपत 1526 भारत का पहला युद्ध माना जाता है बाबर का, दिल्ली के जो शासक के साथ हुआ था वो। और इसी टाइम पे क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है भारत के अंदर। सबसे पहले किस किस के बीच में हुआ, बाबर व इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर इस युद्ध में सर्वप्रथम भारत में तो वह तुगलकनुमा पद्धति का इस्तेमाल करता है, ठीक है। बाबर इस युद्ध में सर्वप्रथम भारत में तोप व तुगलकनुमा पद्धति का इस्तेमाल करता है। इसके बाद में क्या होता है कि इस युद्ध के अंदर बाबर की सेना होती है 12,000 की,
12,000 की बाबर की सेना वर्सेस 1,00,000 सेना किसकी? 1,00,000 सेना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। हाँ, 1,00,000 सेना किसकी थी? 1,00,000 सेना इब्राहिम लोदी की, इब्राहिम लोदी की। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जीत जाता है और ये हार जाता है। अब बात करें तो इसमें बाबर के जीतने के मुख्य कारण था, एक तो तोप और जो तुगलमा पद्धति थी वो। इनके जो तोपची थे और जो इनकी जो तुगलमा पद्धति के जो हेड करने वाले या फिर उसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे, जो इनके सेनापति थे, वो काफी मतलब माना जाता अव्वल दर्जे के थे, जिस कारण बाबर सुबह ये युद्ध स्टार्ट होता है और दोपहर तक आते आते सारे 1,00,000 सैनिकों को मार देता और इब्राहिम लोदी को भी मार देता। और इस युद्ध के बारे में फैक्ट होता है कि इब्राहिम लोदी मरने वाला, किसके अंदर मरने वाला? युद्ध भूमि में मरने वाला पहला शासक था। अब ये तो बात होगी दिल्ली की। इसके अलावा मैं तुम्हें बात बताऊं भारत की उस टाइम पे एक बार राजनीतिक स्थिति अपन देखे ना, तो नीचे चल रहा है विजयनगर अंपायर, वहां पे राज कर रहा है इस टाइम पे राजा कृष्ण देव राय, और उनका राज चलता है 1529 तक। इस साइड में राज कर रहे हैं राजस्थान में, नॉर्थ के अंदर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट के अंदर राज कर रहे हैं अपने राणा सांगा राजपूत मेवाड़ वाले। राणा सांगा का युद्ध होता है बाबर के साथ, द बैटल ऑफ खानवा। क्यों होता है? क्योंकि राणा सांगा ने ये सोचा था कि ये दिल्ली पर हमला करके चला जाएगा, पर ये भाई साहब तो यहाँ पर गड़ गए, बैठ गए। तो राणा सांगा ने युद्ध किया किसके साथ? बाबर के साथ। हालांकि इनकी जो तोप और तुगलमा पद्धति के कारण है ना, ये बाबर सारे युद्ध जीत जाता है। राणा सांगा भी उस युद्ध के अंदर घायल हो जाते हैं, वो उनको हटाया जाता है वहां से, माना क्योंकि इसके पास तोप थी। अब तोप जैसा हथियार तो भारत वालों ने पहले देखा ही नहीं था, तो इस कारण वो भी हार जाता है। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के युद्ध में बाबर जीत जाता है। उसके बाद में घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा, उसके अंदर भी जीत जाता है। तो हमने पानीपत का युद्ध पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ खानवा बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर। चलो तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा, खानवा या फिर खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी के अंदर। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ? तो बाबर व राणा सांगा के मध्य, राणा सांगा के मध्य। राणा सांगा कौन थे? राणा सांगा के बारे में आप सबने पता है। राणा सांगा किसके पोते थे? राणा कुंभा के पोते थे। राणा कुंभा किसके पोते थे? राणा लाखा के पोते थे। पोते में इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे सर बताते हैं कि मेवाड़ वालों में सबसे इंपॉर्टेंट ये ज्यादा पोते हुए राणा सांगा के पोते महाराणा प्रताप। उदय सिंह ने उतना कार्य नहीं किया जितना महाराणा प्रताप ने किया, वो ज्यादा प्रसिद्ध हुए, राणा सांगा ज्यादा प्रसिद्ध हुए। राणा सांगा के पिता से ज्यादा उनके दादा राणा कुंभा प्रसिद्ध हुए। राणा कुंभा के पिता मोकल से ज्यादा राणा लाखा प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में हंसा देवी से विवाह किया था। तो ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ वंश में दादा से बाद में जो बीच के वाला जो आता था वो नहीं, उसके बाद वाली जो जनरेशन थी वो ज्यादा फेमस होती थी। तो राणा सांगा बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। बाबर यह युद्ध जीत जाता है और राणा सांगा घायल हो जाता है। ठीक है, इस युद्ध, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस युद्ध से पहले बाबर जिहाद का नारा देता है। ठीक है, बाबर व राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ। बाबर यह युद्ध जीत जाता है व राणा सांगा घायल हो जाता है। इस युद्ध के पहले बाबर जिहाद का नारा देता है। तो बच्चों, जिहाद क्या होता है? जिहाद मुसलमानों के अंदर एक पद्धति होती है, उसको बोलते हैं धर्म युद्ध। धर्म के नाम पर जो युद्ध करता है कि हम तो धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसे जिहाद का नाम दिया जाता है। एक्चुअली ये जिहाद की जो टाइटल है वो क्यों दिया गया? होता क्या है, उस टाइम पे जब इतने सारे लगातार युद्ध कर रहा था, पेशावर जीता, पंजाब जीता, लाहौर जीता, काबुल जीता, गजनी जीता, और बाद में यहाँ पे दिल्ली वाला पानीपत का युद्ध जीता, तो ऑब्वियसली बात है सैनिक तो थक जाते हैं। अब सैनिक लगातार इतने सालों से युद्ध करते जा रहे हैं, सैनिक लड़ाई कितने युद्ध करेंगे? 12-13 10 12 हजार की इनकी सेना थी उस टाइम पे।
तो होता क्या है कि जब सारे सैनिक थक कर मना कर देते हैं, क्योंकि मना क्यों कर देते हैं, बाबर ये बोल के लाया था कि बाबर एक टाइप से लुटेरा था, कोई शासक नहीं था, कि हम जाएंगे और वहां से लूट कर सामान सोना चांदी जो भी होता है उसको वापस अपने काबुल आ जाएंगे। पर हुआ क्या कि जब बाबर यहाँ पर आया तो उसने एक नया वंश बसा दिया, मुगल वंश। और मुगल वंश बसाने के बाद में बाबर का इरादा था कि हम दिल्ली पर ही राज करेंगे, यहीं पे अपनी सत्ता बसाएंगे। पर जो सैनिक थे उनका ये मानना था कि हम तो वापस जाएं, हमारे घर बार तो वहीं है, हमारे बीवी बच्चे तो वहीं बैठे हैं। पर बाबर ने ये बोला कि नहीं, हमें अभी ये लड़ाई जारी रखनी है, ये जिहाद है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं धर्म के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। तो फिर सैनिकों ने बोला कि तू क्या धर्म की लड़ाई करेगा रे, तू तो खुद दारू पी के डोलता रहता है। बाबर क्या नशे पत्ते करता था, जुआ खेलता था, दारू पीता था, तो ऐसे काम करता था। उन्होंने बोला यार तू क्या करेगा रे, तू तो खुद नशे पत्ते करता डोलता है, तू तो खुद क्या दारू पीते डोलता है। तो बाबर ने बोला आज से दारू बंद, आज से भाई दारू नहीं पिएगा। तो ये हर बात उस टाइम पे हुई थी। पर बाबर ने हालांकि युद्ध जीतने के बाद सारे काम वापस किए थे, दारू भी पी थी, सारे काम वापस किए थे, गलत गलत जो भी थे, जो उसने वादा किया था अपनी सेना से कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, तो जिहाद का नारा दिया था। ये इस युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और उसके बाद में बाबर अगला युद्ध करता है द बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय। मेदिनी राय व बाबर के बीच में, जिसमें मेदिनी राय घायल हो जाता है, मेदिनी राय की हार होती है और बाबर जीत जाता है। उसके बाद में 1529 के अंदर युद्ध होता है द बैटल ऑफ घाघरा बिटवीन द अफगान्स एंड द बाबर। द बाबर वाज वॉन इन दिस बैटल एंड द अफगान्स गॉट डिफीटेड। और 1530 के अंदर 26 मई 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर का मकबरा कहाँ बनाया जाता है, काबुल के अंदर बनाया जाता है। और उसके बाद में बाबर का बेटा हुमायूं आता है। अब पढ़ेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। कोई पूछे कब हुआ तो बता देना, सर ने बताया था 1528 ईस्वी के अंदर हुआ। किस किस के बीच में हुआ तो बता देना, हिंदी में लिख देता हूँ। मेदिनी राय व बाबर के मध्य हुआ। बाबर क्या होता है, जीत जाता है और मेदिनी राय हार जाता है। उसके बाद में घाघरा का युद्ध, पंजाब से लेकर दिल्ली वाला घाघरा का युद्ध। घाघरा जगह का नाम नहीं है, ये वो वाला घाघरा नहीं है जो आप गाने में सुनते हो, पंजाब से लेकर दिल्ली वाला घाघरा। घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा। पहले जब मैं छोटा था तब मैं सोचता घाघरे के लिए लड़ लिए, क्या नीचा आदमी थे। बैटल ऑफ घाघरा। और बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पता चला कि नहीं, ये तो जगह का नाम है। ये कब हुआ, 1529 के अंदर हुआ। किस किस के मध्य हुआ, अफगान्स वर्सेस बाबर। ठीक है। और इसके अंदर भी कौन जीत जाता है, ऑब्वियसली बात है, बाबर जीत जाता है। उसके बाद में बाबर की मृत्यु हो जाती है इन 1530 ईस्वी। इंग्लिश में लिखता है इसका कहाँ पे, हिंदी आ जाता हूँ। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1530 ईस्वी के अंदर 26 मई 1530, 26 मई भी इसके पीछे लिखना, 26 मई 1530 ईस्वी के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है। पर जाते जाते एक वंश बसाया जाता है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। और बाबर ने एक लाइन जो मैंने तुम्हें बोली थी सबसे पहले, कि बाबर ये बोलता था कि मैंने कभी भी 2 रमजान एक जगह नहीं बनाए। तो सही है, बेचारा सारी उम्र तो युद्ध लड़ता रहा। 1530 मरने से पहले युद्ध लड़ा है, 29 में, 28 में, 27 में, 26 में, 24 में, 20 में, 18 में, 19 में, 13 में। तो ये छोटी मोटी, ये बड़ी लड़ाई है जो इसका रिकॉर्ड मिलता है, छोटी मोटी उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद में 1530 की ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। मकबरा कहाँ बनाया जाता है, मकबरा इनका बनाया जाता है काबुल में। ठीक है। तो यही इनके बारे में मोटी मोटी बात थी जो मैंने आपको सारी बता दी है। अब मैं मुगल साम्राज्य के जो अगले शासक है हुमायूं, वो मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसके अंदर ज्ञान की बात लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।